ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, तो देखिए ये लाइन की एक खास बात होती है, तो इसीलिए स्लोप को जो चेंज नहीं करते हैं, इस तरह के इक्वेशन को लिखते हैं, उसके पीछे वजह ही है। ये नहीं कि कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि आप कहीं पर भी इस तरह का आईक्यू है, इस तरह का कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया तो आराम से सॉल्व करिए कि सिर्फ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस आप कर रहे हैं तो उसके स्लोप को कोई असर नहीं होगा। स्लोप ऑफ लाइन विल रिमेन सेम, है ना। बाकी सब चीज चेंज हो सकता है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लेकिन स्लोप इज इनवेरिएंट। वो पूछ सकता है कि भाई ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लाइन रिमेन सेम। आसान सा क्वेश्चन है ना। लेकिन जब ध्यान दिए रहेंगे तो झटके में लिखेंगे, और नहीं तो वहां पर सोचना होगा कि होता है कि नहीं होता, पता नहीं होता है। ठीक है, और ये सब डायग्राम पर दिमाग नहीं जाता है, आप इक्वेशन लिखने लगते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि थीटा, इसी थीटा पर tan ऑपरेट करके आप स्लोप निकालेंगे, और दोनों ही रेफरेंस एक्सिस के लिए ये एंगल सेम है, तो tan ऑफ दिस एंगल विल डिफाइन स्लोप ऑफ लाइन, तो इसलिए स्लोप विल रिमेन सेम। तो इस तरह से आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कहे या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दोनों ही केस में आप सेम कंफर्ट जोन में रहेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब जरा नॉर्मल की कुछ नॉर्मल बातें जो कि क्वेश्चन का हिस्सा होता है, कॉन्सेप्ट का हिस्सा होता है, उसको पहले डील कर देता हूँ, फिर बाकी चीज पर मैं आता हूँ। जैसे पैराबोला के किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, एंड दैट नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन एट सम अदर पॉइंट। ठीक है, तो P पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, से 81 स्क्वायर कॉमा 281 है, एंड दिस नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन एट Q, जो कि 82 स्क्वायर कॉमा 282। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट का जो पैरामीटर है वो पहले पॉइंट के पैरामीटर से कुछ खास रिलेशन से रिलेटेड होता है। निकालने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे का काम कर लेंगे। इसका स्लोप -t1 है ना। तो जब कभी भी लाइन से रिलेटेड कोई भी बात है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लाइन के कंडीशन को यूज करने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका यही है कि गिवन लाइन हैज कांस्टेंट स्लोप, दैट्स इट। ये नहीं शुरुआत करनी कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी दिस, तो अननोन हम अपने से बढ़ा लेते हैं। आपको क्या करना है, दो अलग अलग तरह से स्लोप निकालना है, इक्वेट कर देना है। लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लाइन लाइन लगा करके सॉल्व होगा। लेकिन उसमें जैसे लेट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बी दिस, लेट लाइन बी दैट, तब जो है वो लेटा देता है, तब आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बहुत मुश्किल में डाल देता है। तो इसलिए कोशिश आप यही करिएगा कि लाइन से रिलेटेड कोई चीज हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, आसान होगा, सबको दिखेगा, आपको भी दिखेगा, है ना। जब नहीं दिखता हो तो आप कोशिश ये करिए कि दो तरह से स्लोप निकालो, इसी के जरिए इस तरह का जितना भी रिलेशन है वो सब लाया गया है। तो जैसे एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, दूसरे पॉइंट पर मिलता है, तो आप लिखते 281 माइनस 282 डिवाइडेड बाई 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर, ये हो गया PQ का स्लोप। दिस मस्ट बी इक्वल टू -t1। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा T2 इक्वल टू -t1 -2/t1, ये आ जाएगा। तो सॉल्व करके देख लीजिए, दो अलग अलग तरह से हमने स्लोप निकाल लिया, एक नॉर्मल है इसलिए स्लोप, और दूसरा 2 पॉइंट दिया हुआ था उस लाइन पर तो स्लोप। तो T2 इक्वल टू -t1 -2/t1, ये होता है दोनों पॉइंट के पैरामीटर में रिलेशन। दूसरा रिलेशन है कि दो अलग अलग पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, दो अलग अलग पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये नॉर्मल ऐसा निकला कि वो कर्व पर आकर के ही मिलता है, कहीं और भी मिल सकता था, लेकिन कहता है कि ये दोनों फॉर्चुनेट पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसका नॉर्मल कर्व पर ही आकर के इंटरसेक्ट करता है। 81 स्क्वायर कॉमा 281 और 82 स्क्वायर कॉमा 282, क्या गया, द टू नॉर्मल्स मीट ऑन पैराबोला इटसेल्फ। से इस पॉइंट का पैरामीटर में T3 लिख देता हूं। तब जरा देखिए, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से T3 की वैल्यू आप T1 के टर्म में भी लिख सकते हैं, -t1 -2/t1,
और इसी T3 की वैल्यू आप T2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, -T2 -2/T2, दोनों T3 ही है तो इक्वेट कर लेंगे। तो इसका मतलब T1 + 2/T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 + 2/T2। ठीक है, तो यहां से जो T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी 2, T1 T2 = 2। समझ गए, T1 T2 = 2। अब T2 के जगह पर 2/T1 डाल के देखिए, आपको वही आ जाएगा जो लेफ्ट साइड में है ना। तो T1 T2 = 2, ये है, ये पैरामीट्रिक रिलेशन है जो इसी को सॉल्व करके आता है। ये सब खूब पूछा करता है। एक आपने फोकल कॉर्ड के इनके पैरामीटर का प्रोडक्ट देखा था -1, और एक और जो है कोई कॉर्ड है जो राइट एंगल सबटेंड करता है, कोई कॉर्ड है जो राइट एंगल सबटेंड करता है, कहां पर, तो वर्टेक्स पर, AT1 स्क्वायर, 281, AT2 स्क्वायर, 282, है ना। देखिए, दिस कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो OP का स्लोप लिखते तो 2/T1, 281 -0 /81 स्क्वायर, T1 T1 कैंसिल करिए तो 2/T1 इंटू 2/T2 इक्वल टू -1, मतलब T1 T2 इक्वल टू -4। एक रिलेशन ये आ गया। समझ गए पूरी बात। अब जरा देखिए, और चौथा जो पैरामीटर था उसको भी मैं लिख देता हूं, फोकल कॉर्ड के एंड के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता है। कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड है जो पहले हमने देखा है, ये फोकस से पास होने वाला कॉर्ड है PQ। तो इसका पैरामीटर T1, इसका T2 है, तो T1 T2 इक्वल टू -1। ये स्टैंडर्ड है। अब 45 डिग्री सेपरेट करता हो वर्टेक्स पर तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं tan थीटा वाले एक्सप्रेशन से, लेकिन इतना जो है ये सब मार्केट में घूमता रहता है। अब देखिए, ये सब जो डेटा आपके सामने है उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि तीनों की वैरायटी अलग अलग होगी। क्योंकि T1 T2 की ही बात करें तो T1 T2 या तो 2 होता होगा, या -4 होगा, या -1 होगा। इसका मतलब क्या निकला कि कोई भी फोकल कॉर्ड नहीं है जो वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड करता हो। क्यों? तो जब फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1, और वो कॉर्ड जो वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड करता हो तो T1 T2 -4, है ना। ये दोनों कैसे हो सकता है एक साथ? हाउ सेम नंबर कैन बी -1 once and next time -4? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए नो फोकल कॉर्ड कैन सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स, जबकि हमारी आदत होती है हम जो भी पूछता है वो निकालने लगते हैं बिना किसी प्रीव्यू के। ये हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि दो ऐसा नॉर्मल है, ऐसे पॉइंट का दो नॉर्मल जो पैराबोला पर ही मिलता हो, पैराबोला पर ही मिलता हो, इसका मतलब वो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कभी फोकल कॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड वर्टेक्स पर कभी राइट एंगल सबटेंड नहीं कर सकता। क्यों? तो T1 T2 -4 चाहिए था राइट एंगल सबटेंड करने के लिए, और T1 T2 -1 होना चाहिए फोकल कॉर्ड होने के लिए, लेकिन T1 T2 की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब जो दो नॉर्मल पैराबोला पर ही आकर के मिलता था, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को, जिन दो पॉइंट का नॉर्मल पैराबोला पर ही आकर के मिलता था, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड वर्टेक्स पर कभी राइट एंगल सबटेंड नहीं कर सकता, वो कभी फोकल कॉर्ड जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें ये रिजिडिटी देगा आपको। ऑप्शन 3 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट हो गया, फोर्थ जो होता होगा वही होगा। भाई जो ऐसा ही दे दिया, उस कॉर्ड के बारे में कहा कि T1 T2 इज, वो कॉर्ड ऐसा है जो राइट एंगल सबटेंड करता है वर्टेक्स पर, तो बताओ कि वो फोकल कॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उन दोनों पॉइंट उस कॉर्ड के एंड पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो द नॉर्मल ड्रॉन मे इंटरसेक्ट ऑन द कर्व और नॉट, विल नेवर इंटरसेक्ट ऑन द कर्व, तो विल नेवर इंटरसेक्ट ऑन द कर्व। सीधी बात, जब रहेगा तभी बोल सकते हैं, नहीं तो ये हाइपोथेटिकल चीज है, कोई पॉइंट नहीं दिया है, कोई कर्व का नाम नहीं लिखा है, डेफिनेशन नहीं दिया है, वहां पर भटक जाते हैं। तो ये सब डेटा आपको उस समय में काम देगा। समझ गए? अब जरा देखिए, अब ये T1 T2 = 2 डाल करके, बाकी में मान लीजिए कंफ्यूजन हो, जैसे एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया,
ठीक है, और वो दूसरे जगह पर मिला। तो अब देखते हैं कि ये T1 T2 के जगह पर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये देख लेते हैं। तो T2 इक्वल टू, बाकी सब में भी वही तरीका लगाएंगे आप। T2 इक्वल टू है -T1 -2/T1। स्टैंडर्ड से जनरल की तरफ जाते हैं। अब इसमें T2 के जगह पर मैं -1/T1 डाल देता हूँ। दिस इम्प्लाइज -1/T1 इक्वल टू -T1 -2/T1 हो गया। तो आप लिख सकते हैं 1/T1 इक्वल टू कितना आ गया, -T1। 1/T1 इक्वल टू -T1, ठीक है। इसका मतलब T1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, -1। T1 स्क्वायर इक्वल टू -1, समझ गए, T1 स्क्वायर इक्वल टू -1। अब एक सवाल है, अब देखिए, अब यहाँ पर कि अब कहता है कि हमने क्या किया था कि एक पैराबोला है जिसका जहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, जहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो नॉर्मल क्यू पर मिला। तब कहता है कि ये नॉर्मल फोकस से पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कॉर्ड जो है फोकल कॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज T1 स्क्वायर शुड बी -1, जबकि T1 स्क्वायर कभी -1 हो नहीं सकता है। समझ गए कि कोई कॉर्ड है, कोई नॉर्मल कॉर्ड है, उसको नॉर्मल कॉर्ड कहेगा। नॉर्मल कॉर्ड उस कॉर्ड को कहते हैं जिसका एक एंड जो पैराबोला के एक एंड पर नॉर्मल होता हो, दोनों एंड पर तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, तो एक एंड पर नॉर्मल होता हो, वैसे कॉर्ड को कहते हैं नॉर्मल कॉर्ड। अब वो नॉर्मल कॉर्ड कहता है फोकल कॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक सवाल ये। दूसरा सवाल, द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला कैन पास थ्रू फोकस और नॉट, दूसरा सवाल। तो पैराबोला का नॉर्मल फोकस से पास हो सकता है, क्यों, द एक्सिस इज आल्सो नॉर्मल टू द पैराबोला एट वर्टेक्स, क्योंकि वाई एक्सिस जो है आपका टेंजेंट वर्टेक्स है, एक्स एक्सिस नॉर्मल हुआ, है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल ऑफ पैराबोला, वन नॉर्मल ऑफ पैराबोला कैन पास थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला, लेकिन कोई नॉर्मल कॉर्ड है दैट कैन नेवर पास थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला। क्यों, तो सबूत आपके सामने। कॉर्ड कहते हैं पैराबोला के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को, है ना। अब वो नॉर्मल कॉर्ड है तो यही रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये T1 स्क्वायर -1 आ जाता तो ये फोकल कॉर्ड भी हो जाता, जो किसी कीमत पर हो नहीं सकता है। तो फोकल कॉर्ड कभी भी नॉर्मल कॉर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, इसमें T2 इक्वल टू -4/T1 डाल देते हैं। यहाँ देखिए -4/T1 इक्वल टू -T1 -2/T1। लेट अस सी क्या होता है। अब जो आपका आ गया ये 2/T1 इक्वल टू T1, मतलब T1 स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब T1 इक्वल टू +-√2, ये दो है, एक ऊपर होगा पॉइंट तो दूसरा नीचे हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है। समझ गए कि नॉर्मल कॉर्ड कैन सबटेन राइट एंगल एट वर्टेक्स, क्योंकि ये T1 T2 -4 किसके लिए था, वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेन करे उसके लिए, ठीक है। तो वहां पर भी आप ये इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं कि वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेन करे उसके लिए T1 T2 में रिलेशन, और वो नॉर्मल कॉर्ड है तो T1 T2 में रिलेशन निकाल लीजिए, दोनों को यूज करके रिप्लेस कर लीजिए, क्या गया, T1 इज +-√2। ये ऐसा हो तभी जा करके वो नॉर्मल कॉर्ड भी होगा और वो वर्टेक्स पर राइट एंगल भी सबटेंड करे। हो गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं सबको, है ना। हो जाएगा ये सब। अब चलिए, अब जरा इसके आगे जाने के लिए एक और काम कर लेता हूं कि पैराबोला का एक नॉर्मल है, एम स्लोप वाला नॉर्मल, से y इक्वल टू mx -2am -am³, ये नॉर्मल है अपना। से इफ दिस नॉर्मल पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट h कॉमा के, या पहले h,0 देख लीजिए, क्योंकि उससे कुछ बात निकल के आती है जिसका यूज जनरल पॉइंट पे करते हैं। ये नॉर्मल है, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू h,0,
ठीक है, या डायरेक्टली हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहता है वो पता करना भी एक काम है ना। कुछ भी पूछ सकता है, आसान से आसान पूछ देगा, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये आपका इस पॉइंट पर नॉर्मल है, यही आपका 80² 280 था, जिसका कोऑर्डिनेट स्लोप के टर्म में लिखेंगे तो am² -2am, क्योंकि पॉइंट के पैरामीटर और नॉर्मल के स्लोप में ये रिश्ता नाता होता है। अब इसको h, 0 से पास करवा दीजिए, तो 0 = mh -2am -am³। अब यहां से देखिए m कॉमन ले लें तो am² + 2a - h = 0, लेफ्ट साइड लिया है सबको, तो m = 0 और am² + 2a - h = 0, मतलब m = आ गया ±√h - 2a और अपॉन a। तो देखिए h, 0 से एक नॉर्मल की तो गारंटी है, जीरो स्लोप वाला नॉर्मल, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्सिस इज नॉर्मल एट वर्टेक्स, एक्सिस इज नॉर्मल एट वर्टेक्स, तो एक नॉर्मल की पूरी गारंटी है। बाकी दोनों नॉर्मल की वारंटी पर भी आप दे सकते हैं, है ना, कब, लेकिन कंडीशनल वारंटी। तो इनको मैं अदर नॉर्मल कहता हूं। तो फॉर अदर नॉर्मल्स टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, h मस्ट बी मोर देन 2a, इक्वल टू भी नहीं, इक्वल टू भी हुआ तो एक ही हो जाएगा, तो h की वैल्यू 2a से ज्यादा हो जाए तो जाकर के अदर नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, जिसका स्लोप एक का 2 है तो दूसरे का -2 है, एक का 5 है तो दूसरे का -5 है। इसका मतलब सच नॉर्मल्स विल बी इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला, जैसे किसी भी दो लाइन का स्लोप इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन हो, इसका मतलब वो लाइन ऐसे होगी, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती होगी तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस से, ऐसे लाइन को कहते हैं इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस या इक्वली इंक्लाइंड विथ वाई एक्सिस। समझ गया, ये दोनों, ये ऐसी दो लाइन जो होगी दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगी। समझ गया कि एक का एक साइड से एंगल जितना है, दूसरे का दूसरे साइड से एंगल इतना है, तो ये सब इक्वली इंक्लाइंड दिखाने का एक तरीका है। समझ गए, तो एक का 5 है स्लोप, दूसरे का -5 है तो भी इक्वली इंक्लाइंड, दोनों का 5 है तो भी इक्वली इंक्लाइंड। ठीक, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड बराबर हो और साइन चाहे अपोजिट भी हो तो भी चलेगा, तो भी इक्वली इंक्लाइंड। समझ गए, मतलब इक्वली इंक्लाइंड और पैरेलल में डिफरेंस समझना है, वरना हमारे दिमाग में चलता रहता है इक्वली इंक्लाइंड मतलब वही पैरेलल, पैरेलल दोनों लाइन पैरेलल। ठीक है, मतलब ऐसे हो या ऐसे हो, तो ऐसा भी सोचना है कि ऐसे भी हो सकता है इक्वली। तो फॉर अदर नॉर्मल्स टू एग्जिस्ट h मस्ट बी मोर देन 2a। अब आइए, अब ये अदर नॉर्मल परपेंडिकुलर कब होगा, इफ अदर नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, if other normals are perpendicular, then other normals के स्लोप का प्रोडक्ट -1, मतलब √h - 2a और अपॉन a इंटू माइनस ऑफ √h - 2a और अपॉन a इक्वल टू -1। अब इसको ओपन करेंगे तो h = 3a आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब ज्योमेट्रिकल एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है, ठीक है, उसके डबल डिस्टेंस तक, मतलब यहां तक 2a, 0 तक, यहां तक कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, ये भी शामिल है, यहां तक कोई भी पॉइंट लें एक्सिस का, तो एक और केवल एक नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है, सिर्फ एक नॉर्मल ड्रॉ होगा यहां तक के किसी भी पॉइंट के। इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेंगे तब 3 नॉर्मल आना शुरू होगा, और उसमें एक नॉर्मल का स्लोप बाय द वे 2 है तो दूसरे का -2 आ जाएगा। एक थीटा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाता होगा तो दूसरा थीटा एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा, मतलब बोथ नॉर्मल्स विल बी इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, फिर यही आप 3a, 0 पर पहुंच जाते हैं, जैसे ये पॉइंट 3a, 0 है तो यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये h, 0, h आपका यहां पर शिफ्ट कर जाए तो इसका मतलब दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल, अदर नॉर्मल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ईच ऑफ देम विल बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जैसे ही कहें कि
दो नॉर्मल है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई जगह पर है, जो कि वर्टेक्स से फोकस का जितना डिस्टेंस है उसके तिगुने डिस्टेंस पर लाई करता है। ठीक है, हमें वर्टेक्स निकालने आ गया, एक्सिस निकालने आ गया, फोकस निकालने आ गया, सब कुछ जनरल में हमने देख लिया है। ज्यादा से ज्यादा वही तबाह कर सकता है, वैसा ही दे सकता है। तो वैसे में भी जैसे ही ज्योमेट्रिकली ये मैच करता हो तो आप फटाफट जवाब दीजिए, तब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है उसी साइड उतने और डिस्टेंस आगे जाए तो वहां तक एक ही नॉर्मल पास होगा, पैराबोला का एक ही नॉर्मल पास होता हुआ दिखेगा, और वो नॉर्मल खुद एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन डबल डिस्टेंस के आगे जैसे ही जाएंगे तो तीन तीन नॉर्मल हर पॉइंट से पास होता हुआ दिखेगा, जिसमें एक नॉर्मल एक्सिस खुद है और बाकी दोनों नॉर्मल इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस है। ठीक है, अब इसी नॉर्मल को मैं एक जनरल पॉइंट से पास करवा देता हूँ, क्योंकि इस पर सवाल होता ही होता है। टेंजेंट नॉर्मल ही सिलेबस में लिखा हुआ है, तो जितनी जानकारी हो सके इस पर इकट्ठा करके मैं देता हूं आपको और उसको यूज करिए। कहता है कि इफ दिस नॉर्मल पासेज थ्रू h, दिस पासेज थ्रू h, k, अब k जीरो था, जीरो को हटा दिया, लेकिन उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे रॉलीज थ्योरम के बाद एलएमबीटी पढ़ते हैं, है ना, तो उसका अपना मतलब है, वरना देखने के बाद लगता है कि रॉलीज तो स्पेशल है, एलएमबीटी पढ़ ले तो काम चल जाएगा, वो नहीं होता है ना, काम तो चलता है लेकिन परफेक्शन नहीं आता। इफ दिस पासेज थ्रू h, k, देन क्या लिखेंगे, k इक्वल टू एम एच, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये होना चाहिए। इसका मतलब am क्यूब प्लस 2a माइनस h और m और प्लस k इक्वल टू 0। ये m में क्यूबिक इक्वेशन है जिसका 3 सॉल्यूशन आएगा, m1 m2 m3। ठीक है, ये आर रूट्स, और ये रूट्स है क्या, उन तीनों नॉर्मल के स्लोप की वैल्यू है ना, जहां का नॉर्मल h, k से पास होता है। पैराबोला का जो तीन नॉर्मल h, k से पास होता है उसका स्लोप m1 m2 m3 है। तो अब रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन से इसको आप लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0। सिग्मा m1 m2 दो के प्रोडक्ट का सम 2a माइनस h और अपॉन a, है ना, m1 m2 m3 ये आ गया आपका माइनस k बाई a, आ गया। तो ये जहां कहीं नॉर्मल की अब नॉर्मल बात पूछे तो आप इन तीन को लिख करके बैठ जाइए, है ना, इन तीन को लिख करके बैठ जाइए, और खास करके को नॉर्मल पॉइंट से रिलेटेड बात पूछे। को नॉर्मल पॉइंट्स किसे कहते हैं, कि वो पॉइंट्स जहां इसका नॉर्मल कनकरेंट हो उसको कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, कि वो पॉइंट्स जिसका नॉर्मल जहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल ड्रॉन विल बी concurrent lines. Such points on the parabola on the curve will be known as co-normal points. ठीक है, यहाँ पैराबोला है तो पैराबोला, इलिप्स होगा तो इलिप्स, तो पैराबोला में 3 को-नॉर्मल पॉइंट होता है मैक्सिमम। समझ गया, ये इस तरह का, यही आपका h, k है, इसी में एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है। ठीक है, ये p है, ये q है और ये r है। ठीक है, तो जैसे r का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m3, ऐसे ही p का, ऐसे ही q का लिखा जा सकता है। तो अब जरा देखिए, ये p q r जो है आपका p q r r को नॉर्मल पॉइंट्स, तो कहीं पर भी को नॉर्मल पॉइंट्स क्या है तो उसका मतलब यही है ना, ये नहीं, ये टर्म है, इसका डेफिनेशन जो दे दिया एक बार दे दिया, ये जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता है। तो लोग पूछेगा कि पैराबोला को नॉर्मल, की इलिप्स का नॉर्मल, की सर्कल का नॉर्मल। ठीक है, तो सर्कल पर इनफाइनाइट कोनॉर्मल पॉइंट्स होता है कि एवरी नॉर्मल ऑफ सर्कल हैज टू पास थ्रू इट्स सेंटर, है ना, तो हर नॉर्मल चाहे 2 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, सब कंकरेंट लाइंस होंगी और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज सेंटर ऑफ सर्कल। लेकिन पैराबोला में 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स होता है और बाकी इलिप्स और हाइपरबोला में 4 होता है कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो पी क्यू आर आर कोनॉर्मल पॉइंट्स, इनकी खास बात क्या होती है कि कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम 0 होता है।
sum of ordinates of conormal points. Conormal points is minus 2a m1 plus m2 plus m3 which is 0. क्यों? तो m1 plus m2 plus m3 0 है, तो इसीलिए कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 होता है। तो 2 पॉइंट का नॉर्मल दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया जहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया, तो कहता है कि दे मीट एट सम पॉइंट। फाइंड थर्ड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच नॉर्मल ड्रॉन विल आल्सो पास थ्रू सेम पॉइंट। घुमा फिरा करके देगा, लेकिन उसका कंक्लूजन यही होगा। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? कोनॉर्मल पॉइंट्स है तो उसके ऑर्डिनेट का सम 0 करो और पॉइंट पता कर लो फटाफट। ठीक है, तो आप छोटे छोटे स्टेप में उसको डिकोड करके अपने नॉलेज से रिलेट करके इंफॉर्मेशन गैदर करती है, किया जाएगा। तब देखिए सम कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम 0 होता है, किसमें? इन स्टैंडर्ड पैराबोला, यानी कि जनरल पैराबोला में करने लगते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड ऑन रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, ऑर्डिनेट्स डिपेंड ऑन रेफरेंस एक्सिस, तो इसीलिए उस हिसाब से नहीं करना है 0। मान लीजिए एक्सिस को ट्रांसलेट कर दिया कहीं पर और आपको पता चल गया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, है ना। सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में उतना ही इफेक्ट होगा जैसे सिर्फ ट्रांसलेट करता है। तो आप स्मॉल एक्स को यही करते थे, तो ये सब दिमाग में रहे, तो यहाँ पर सम 0 आता है तो वहां पर क्या होगा वो पता कर सकते हैं आप। समझ गए पूरी बात? देखिए जैसे आपका हो सकता है यही एप्लीकेशन कहीं पूछ दे, जैसे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। अब कोई पॉइंट आपका है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 या x y ले लीजिए, जो एक्सिस का नाम है वही। ठीक है, x y और कैपिटल X कैपिटल Y दोनों नाम है इसका। ये एक्सिस कहता है मेरा कैपिटल X कैपिटल Y है, तो ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है। h के ओरिजिनल रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट है, लेकिन यही h के इसका ओरिजिन है। ये h हो गया और ये q हो गया। ठीक है, और पहले वाले एक्सिस के हिसाब से लिखते तो ये x होता और ये y लिखता है। छोटा इसलिए लिख दिया कि आपको आता ही है, तो मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ रिलेशन जो आपके सामने आ जाए, कैपिटल X प्लस h और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। यही होता है, अंदर की बात यही है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि XY का सम 0 है। आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल X कैपिटल Y, मैं कह रहा हूं स्मॉल y का सम 0 है। तो ऐसा ऐसा 3 पॉइंट है और सारे पॉइंट में तो के ही आप सबट्रैक्ट करेंगे तो कैपिटल Y की वैल्यू आएगी। सारे पॉइंट में मतलब स्मॉल y में k माइनस करेंगे तो जाकर के कैपिटल Y की वैल्यू आएगी। तो इफ सिग्मा y इज 0, है ना, सिग्मा y माइनस k विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ कैपिटल Y होगा। और हमें कितने पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लेना है? 3 पॉइंट का। ठीक है, तो सिग्मा y माइनस ऑफ सिग्मा k इसको लिख सकते हैं इक्वल टू सिग्मा कैपिटल Y, बट दिस सिग्मा y इज 0 माइनस ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ k, क्योंकि 3 बार ऐड होगा, इज सिग्मा ऑफ y। तो जब मान लीजिए एक्सिस आपको शिफ्टेड दिखता है तो देख लीजिए उसका वर्टेक्स कहां पर है। सिर्फ एक्सिस ट्रांसलेटेड हो, रोटेटेड हो तो गलती से यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रांसलेटेड हो एक्सिस से 2,3 पर शिफ्ट करवा दिया पैराबोला को, मतलब पैराबोला का इक्वेशन ऐसे लिख दिया y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस 1। यहाँ पर h क्या है 1, k क्या है 2, और तब आपसे पूछे कि कोनॉर्मल पॉइंट के ऑर्डिनेट का सम बताओ क्या होगा। कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम क्या होगा बताओ, -6। यही आपको y प्लस 2 लिख देगा, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन जनरेट कर देगा। तो आधी जनता 0 लिख के आएगी, आप 6 लिख के आएंगे। समझ गए इस सेशन का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो जैसे होता है बहुत सारे लोगों को प्रेजम्पशन होता है कि वही होगा वही चलेगा, लेकिन एवरी डे वी कीप ऑन लर्निंग। आप उन चीजों को पढ़िए जो आप पहले भी पढ़े हुए हैं। रिवीजन इसलिए करते हैं ना, इसलिए नहीं करते हैं कि वही चीज देख लूं सिर्फ, इसलिए भी करते हैं कि पहले जो सुपरफिशियल देखा होगा अब उसके बाद में अंदर जाकर के देखूंगा कि क्या है। समझ गए? ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, थोड़ा शिफ्ट कर दिया।
लेकिन थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए कि सारे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में या x कोऑर्डिनेट में एक ही चेंज आता है, एक ही चेंज आता है। तो इसीलिए सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट इज 0। और जब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाएगा उस केस में क्या होगा, सम ऑफ एब्सिसा, ऑर्डिनेट एब्सिसा में एब्सिसा ऑर्डिनेट में चेंज होता है, समझ गए। और उसमें आप h को देख करके डिसीजन लेंगे, सिमिलर डिसीजन लेंगे, उसी तरह का डिसीजन लेंगे तो जाकर के काम हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज 0। ठीक तो हो जाएगा। चलिए अब जरा अगली कार्रवाई। अब देखिए, अब जैसे कहता है आपको अब देखिए अभी जो आपका है अब एक पैराबोला ये है, इसके किसी दो पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ये काम अपने हो सकता है किया होगा, फर्स्ट सेशन में भी करवाया था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि दो पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया और वो नॉर्मल पैराबोला पर ही आकर के मिलता है, यहीं पर आकर के मिलता है। ठीक है, तो अब कहता है ऐसे दो पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक, टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल PQT। ट्रायंगल PQT के सरकमसेंटर का लोकस बताओ। ठीक है, आसान काम। तो देखिए 81 स्क्वायर कॉमा 281 P का ले लीजिए, Q का कोऑर्डिनेट 82 स्क्वायर कॉमा 282, तो T का तो अपने आप लिख सकते हैं AT1 T2 और AT1 प्लस T2 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट, ये हो गया कैपिटल T का कोऑर्डिनेट। R को मैं T3 कह देता हूँ, ये 83 स्क्वायर कॉमा 283 है। ठीक है, तो T1 T2 की वैल्यू, ये वही पॉइंट है, T1 T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि जब दो पॉइंट का नॉर्मल पैराबोला पर ही आकर के मिले तो ऐसे दो पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट हमेशा 2 होता है, तो T1 T2 इक्वल टू 2। अब जो यहाँ एक फ्रेश कॉन्सेप्ट यूज करना है वो ये है, और बस वही डिसाइडिंग पॉइंट है ना। अब ये याद नहीं आता है तो सिली मिस्टेक है ना, लेकिन आना चाहिए। PQR को नॉर्मल पॉइंट्स है, PQR आर को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, को नॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का सम क्या होता है 0, तो इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू 0, मतलब 2a T1 प्लस T2 प्लस T3, दिस मस्ट बी 0 होना चाहिए। इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू ये खत्म हो गई, 0 हो गई। आइए, ठीक है, अब एक जो और चीज जो डिकोड करना है आपको वो ये करना है कि जो सर्कल PQT से पास होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज डिकोड कर लिया आपने तो आधा काम ऐसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में हो गया। वरना क्या होता है, बहुत सारा काम हम कर लेते हैं, ठीक, बहुत चीज पढ़े हुए हैं, बहुत सारा काम करते रहते हैं। वो कहता है बहुत बेसिक चीज बताओ कि जो सर्कल PQT से पास होता होगा वो सर्कल गारंटीड R से भी पास होगा, है ना। सर्कल पासिंग थ्रू PQT हैज टू पास थ्रू
हैज टू पास थ्रू आर। चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है, क्यों है? तो अपोजिट एंगल का सम 180 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 180 हो गया। इसका मतलब टी आर इज डायमीटर, टी आर इज डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर के मिड पॉइंट को ही कहते हैं सेंटर, जिसका लोकस हमें निकालना है, जिसका लोकस हमें निकालना है, यही सरकम सेंटर है। तब देखिए इस अल्फा को लिख सकते हैं ए टी वन टी टू एंड प्लस ए टी थ्री स्क्वायर बाई 2, और बीटा को लिखा जा सकता है, टी का कोऑर्डिनेट हमारे पास मालूम है, टी आर का मिड पॉइंट सी है, तो बीटा इज ए टी वन प्लस टी टू एंड प्लस 2a t3 बाई 2। खत्म। अब बस यहीं तक समस्या थी। अब क्या करना है, बीटा इक्वल टू ए टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस t3 और प्लस एक ए t3 और बाई 2। अब इसका यूज करिए, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए t3 बाई 2, मतलब t3 की वैल्यू आ गई 2 बीटा और अपॉन ए, है ना। अब उन सबको यहाँ पर डाल दीजिए, तो 2 अल्फा इक्वल टू 2a बिकॉज t1 t2 इज 2, इसका यूज करिए, और प्लस a टाइम्स t3 भी आ चुका है, तो 4 बीटा स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर हो गया। बस यहीं तक समस्या थी। अभी सब कुछ सॉल्यूशन है। देखिए 2 कॉमन आकर के हटेगा, 2 2 और यहाँ 2, आप लिख सकते हैं अल्फा ए से इस ए को कैंसिल करिए, आ गया आपका बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 2 और इंटू अल्फा माइनस ए। सर हाँ सर वो सर्कल जो पी क्यू आर से पास हो रहा है वो टी से भी पास होगा, वो समझ नहीं आया। ये देखिए हमें तो पी क्यू टी का सरकम सर्कल ड्रॉ करना था, उसके सेंटर का लोकस निकालना है, सरकम सेंटर का मतलब ये, लेकिन ये एंगल और ये एंगल देखिए, इन दोनों एंगल का सम 180 है। यस सर। इसका मतलब पी टी क्यू आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ यस सर। है, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका मतलब साइक्लिक का मतलब क्या, चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है, एक ही सर्कल पर लाई करता है। तो जो सर्कल पी क्यू टी से पास होता होगा, अब उसकी मजबूरी हो गई कि आर से पास होता हो, ठीक है, क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और केवल एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है ना। एक ट्रायंगल का एक ही सरकम सर्कल होता है, इकलौता सरकम सर्कल, और वो सरकम सर्कल आर से पास होने को मजबूर है, क्यों, तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। समझ गए? और टी आर डायमीटर है तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल 90 होता है ना, ये 90 है, इसका मतलब टी आर इज डायमीटर। और सर ये पी क्यू आर जो कोनॉर्मल